हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कुछ टैक्स के बारे में। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स SY बीकॉम से TY बीकॉम में सेम 5 में आए हैं उनके लिए है। सेम 5 का सिलेबस इसी तरह वीडियो लेक्चर से कवर किया जाएगा। तो फर्स्ट जो तुमको इम्पोर्टेंट और हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है टैक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टैक्स। तो टैक्स एग्जैक्टली क्या है? ओके, टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, ये हम देखेंगे ये वीडियो में। ओके, सो दो टाइप के टैक्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स। वन इज डायरेक्ट टैक्स and another is indirect tax. Now, what is direct tax and what is indirect tax? Direct tax is nothing but it's directly paid to government. हम जब गवर्नमेंट को डायरेक्ट पेमेंट करते हैं टैक्स, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स, वी आर नॉट पेइंग टैक्स डायरेक्टली टू गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस है टैक्स अप्लाइड ऑन इंडिविजुअल्स। डायरेक्ट टैक्स होता है वो इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई होता है। मतलब अगर किरण सर है तो किरण सर की इनकम का टैक्स किरण सर को ही भरना पड़ेगा। तो ये टैक्स किसके सर पे है? किरण सर के सर पे है, ना कि दूसरे के। तो टैक्स अप्लाइड ऑन इंडिविजुअल उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और जो टैक्स इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं होता और किस पे होता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे। कोई भी चीज अगर आप खरीदते हो तो उसके ऊपर MRP लिखा होता है। MRP के बाजू में एक सिंपल सा वर्ड लिखे होते हैं, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो ये कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स ट्रांसफरेबल नहीं होते और इनडायरेक्ट टैक्स ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल मतलब आपका टैक्स दूसरे को दोगे और वो दूसरा आपके बिहाफ में टैक्स भरेगा। जैसे कि GST, हम GST किसको पेड करते हैं? रिटेलर को, रिटेलर होलसेलर को, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को। तो ये ट्रांसफरेबल हो गया। बट इनकम टैक्स इज द एग्जांपल ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। अगर मेरे इनकम के ऊपर टैक्स मेरे ऊपर इम्पोज हुआ है तो मैं ये किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसके लिए इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। तो सेम 5 में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इनकम टैक्स, बेसिस फॉर चार्जेस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। टैक्स कभी और कौन सी कंडीशन में लिया जाएगा, और बाद में अलग अलग टाइप की इनकम है, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस, कैपिटल गेन। और अगर इसमें से कहीं पे भी इनकम बाइफरकेट नहीं होती तो उसको कहते हैं हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। टोटल इनकम में से कुछ चीजें माइनस की जाती है, तो वो जो चीजें माइनस होगी जिससे तुम्हारी इनकम के ऊपर टैक्स कम हो जाएगा उसको हम बोलेंगे एक्सक्लूजन्स एंड डिडक्शंस। और लास्ट में हम सीखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का मतलब होता है जो भी तुमने ऊपर हेड देखे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, ये सबको मिला के हमको जो इनकम का टोटल कैलकुलेशन करना है उसे कहते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। नाउ फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन।
So definition of the person as per Income Tax Act. Individual, so फर्स्ट जो पर्सन में इंक्लूड है दैट इज द इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मतलब आप, मैं, मिस्टर, मिसेस कोई भी हो उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल. सेकंड है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. कुछ फैमिली बिजनेस होते हैं तो ये फैमिली बिजनेस को क्या कहते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड family. Then company can be any company, registered company under the Companies Act 1956. Indian company, foreign company, private company, public company, सारी companies में कवर होती है. नेक्स्ट है फॉर्म. फॉर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप फॉर्म. ओके, पार्टनरशिप फॉर्म में नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है या फिर एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकती है. देन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. ओके, यहाँ पे वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तुमको मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिए थे. गोकुल धाम सोसाइटी इज द एसोसिएशन ऑफ पर्सन. तुम्हारा स्टूडेंट काउंसिल इज द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. नेक्स्ट लोकल अथॉरिटी, बीएमसी, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ये सब क्या है? लोकल अथॉरिटी है. और लास्ट में अगर कोई भी एंटिटी या कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बिजनेस अगर ये 6 चीजों में बाइफरकेट नहीं किया गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन. आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का मतलब है कि अगर तुम बोलोगे कि भाई हम तो ना इंडिविजुअल है, ना एचयूएफ है, ना कंपनी है, ना फर्म है, ना एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ना लोकल अथॉरिटी है, तो फिर कौन हो? तो भाई कोई बात नहीं, इनकम टैक्स वाले बोलते हैं तुम आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो तो तुमको भी टैक्स भरना पड़ेगा. क्लियर? तो अगर डेफिनेशन ऑफ पर्सन पूछा जाए तो उसमें तुमने 7 थिंग्स लिखनी है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर. फाइनेंशियल ईयर इज नथिंग बट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स जो इंडिया में चालू होता है 1 अप्रैल से एंड एंड होता है 31 मार्च. फाइनेंशियल ईयर को ही प्रीवियस ईयर भी कहा जाता है. फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का मतलब सेम है. तो फाइनेंशियल ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं. जो साल के इनकम के ऊपर टैक्स भरना है वो इनकम हम कब कमाते हैं? फाइनेंशियल ईयर में. और फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम कमाई उसका टैक्स कैलकुलेट जो ईयर में होता है उसे कहते हैं असेसमेंट ईयर. In simple words, assessment year is nothing but the next year of the financial year. जैसे कि अगर फाइनेंशियल ईयर 1920 है तो असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा उसका? 2021. ओके, तो फाइनेंशियल ईयर कब चालू हुआ? 1 अप्रैल 2019 से और एंड कब हुआ? 31 मार्च 2020 से. मतलब ये पीरियड में इनकम अर्न की गई. ओके, ये पीरियड में तुमने जो भी इनकम कमाया उसका टैक्स कौन से ईयर में पे करना पड़ेगा? कैलकुलेट करके नेक्स्ट ईयर में, मतलब 1/4/2020 से लेके 31 मार्च 21 के बीच में तुमको ये टैक्स पेड करना है. तो वो ईयर को क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर. सो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखो. प्रीवियस ईयर अगर 1920 है तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2021. अगर प्रीवियस ईयर
1819 है तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा 1920. ओके, नाउ व्हाट इज द एसएससी, बराबर स्पेलिंग ध्यान में रखे, कोई मिस्टेक ना करे. एसएससी का मतलब क्या होता है? एसएससी इज द नथिंग बट द पर्सन हु इज लाइबल टू पे इनकम टैक्स. ठीक है, या तो उसकी इनकम पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से उसको किसी ना किसी तरह इनकम टैक्स पेड करना है, तो वो बंदे को हम बोलेंगे एसएससी. क्लियर? एसएससी का मतलब है टैक्स पेयर. वो कौन हो सकता है? कोई भी पर्सन हो सकता है. क्लियर? एसएससी का मतलब ये नहीं है कि वो इंडिविजुअली होगा, वो कंपनी भी हो सकता है, फॉर्म भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है. तो जो भी एंटिटी और द पर्सन लाइबल है किस चीज के लिए? टैक्स पेमेंट के लिए. कौन से टैक्स के लिए? इनकम टैक्स के लिए. वो एसएससी है. तो एसएससी से है असेसमेंट. असेसमेंट का मतलब क्या है? टू डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स ऑन इट. ठीक है, तो तुम्हारी इनकम कितनी हुई और उसके ऊपर कितना टैक्स पेड करना है, ये जो कैलकुलेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? असेसमेंट. अगर तुम खुद खुद की इनकम कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को टैक्स भरते हो तो उसे कहते हैं सेल्फ असेसमेंट. खुद का ही इनकम मैंने खुद ने कैलकुलेट किया, मैंने खुद ने ही उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया और इसको गवर्नमेंट को भर दिया. इसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट. अगर तुम सेल्फ असेसमेंट नहीं करोगे तो कौन करेगा? हाँ, इनकम टैक्स वाले करेंगे. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा भाई तुमने असेसमेंट किया कि नहीं, नहीं तो हम आते हैं असेसमेंट करने को. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम? अपना नाम है एक्ट का इनकम टैक्स. तो किसके ऊपर टैक्स? इनकम के ऊपर टैक्स. तो इनकम का मतलब क्या है? तो इनकम की डेफिनेशन एक्ट में बहुत बड़ी दी हुई है. मीन्स ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है. इसमें बहुत सारी चीजें कवर की गई है, जैसे कि सैलरी, कमीशन, रेंट, परक्यूसेट्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट, जो भी है, टिप्स, सब कुछ ये इनकम होता है. तो एवरीथिंग इज रिटन इन अ definition. So it's not possible to write the definition of the income. But इतना सब लिखने के बाद भी कभी कभी एसएससी बोलता है कि इसको इनकम कैसे बोली जाए, ये तुम्हारे लिस्ट में तो ऐसा इनकम है ही नहीं. तो इन दैट केस अगर जनरली किसी भी चीज को इनकम गिना जाता है तो इनकम टैक्स भी उसको इनकम कंसीडर करेगा. ऐसा एक्ट में लिखा है. मतलब अगर समझो कि तुम बोलो कि ये ना ये सैलरी है, ना ये रेंट है, ना ये इंटरेस्ट है, ना ये फीस है, ना ये डिविडेंड है, तो और कुछ अलग ही चीज तुम लेके आओगे और बोलोगे ये तुमने इनकम के डेफिनेशन में कहाँ लिखा है, तो वही बोलेंगे कोई बात नहीं, नहीं लिखा है, बट हमने लास्ट में लिखा है कि जनरली लोग इसको इनकम बोलते हैं. अगर लोग इनको इनकम बोलते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से भी वो इनकम हो जाएगी और वो उसके ऊपर उनको टैक्स पेड करना पड़ेगा. देन तो जो इम्पोर्टेंट चीज तुमने सीखी ये लेक्चर से, दैट इज इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ एसएससी. ओके, एसएससी का मतलब टैक्स पेयर एक इंडिविजुअल हो सकता है और एक कंपनी हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है. मतलब कोई भी पर्सन के ऊपर जो भी टैक्स आएगा वो पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में आएगा. पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में आएगा मतलब
प्रीवियस ईयर का इनकम या असेसमेंट ईयर में टैक्स्ड होगा। इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स ऑन इनकम। इनकम टैक्स साल का इनकम के ऊपर कैलकुलेट की जाती है, ना कि 1 महीना, ना कि 2 महीना, 3 महीना, ना 18 महीना, ना 20 महीना। वो कितने महीनों की इनकम के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? 12 महीने। और ये 12 महीने कब से चालू होते हैं? 1 अप्रैल से, और खत्म कब होते हैं? 31 मार्च को। Then income of previous year is chargeable to tax in the next following assessment year। ये काफी क्लियर हो जाना चाहिए अभी। लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर में जो इनकम हमने अर्न किया है उसका टैक्स हम असेसमेंट ईयर में देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अभी देखिए टैक्स रेट जो होता है 10%, 20%, 30% या नया स्लैब है, ये कहीं पे भी इनकम टैक्स में लिखा हुआ नहीं होता। ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड होता है फाइनेंस एक्ट की वजह से। फाइनेंस एक्ट का मतलब होता है कि एवरी ईयर जो बजट फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट देता है उससे बनता है फाइनेंस एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट में कहीं पे भी रेट ऑफ टैक्सेस लिखा हुआ नहीं है। रेट ऑफ टैक्सेस, कितने परसेंट टैक्स भरना है, वो एवरी ईयर कब डिसाइड होता है? बजट में डिसाइड होता है। उसी को कहते हैं फाइनेंस एक्ट। ओके, एंड लास्ट एंड इम्पोर्टेंट point, tax is charged on every person if the total income exceed the minimum income chargeable to tax। अगर तुम्हारा इनकम पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाता है तभी तुमको इनकम टैक्स पेड करना है, अदरवाइज तुमको इनकम टैक्स पे नहीं करना है। इसके डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स है, इसके डिफरेंट डिफरेंट रेट्स है एज पर दी स्लैब। तो वो हम डिटेल में बाद में सीखेंगे, बट तुमको मालूम होना चाहिए कि इनकम टैक्स गरीब आदमी जैसे कि जिसका इनकम लेस देन 2,50,000 या 3 लाख रुपीस पर ईयर है उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग द वीडियो। ये वीडियो के बेस पे आपको एक टेस्ट फॉरवर्ड की जाएगी और वो टेस्ट के आंसर तुमने मुझे लिख के भेजने हैं as soon as possible। Okay, clear? Thank you।